इंस्ट्रूमेंटेशन का यूनिट 1 का पार्ट है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। एरर हमने देखा था कि अगर हमारी कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसकी रीडिंग ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, तो जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस है वो एरर कहलाता है। तो अब कितने टाइप की एरर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर जो होती हैं, दीज एरर आर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। मतलब ह्यूमन बीइंग की मिस्टेक के कारण जो एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, उसे ग्रॉस एरर कहते हैं। दिस कैटेगरी बेसिकली टेक्स इनटू अकाउंट ह्यूमन ओवरसाइट एंड अदर मिस्टेक वाइल रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग। मतलब ह्यूमन बीइंग ने रीडिंग लेते समय या रिकॉर्डिंग करते समय कोई मिस्टेक कर दी गई है, देखने में मिस्टेक कर दिया रीडिंग को, रीडिंग लिखने में मिस्टेक कर दी, तो वो सब ग्रॉस एरर के अंतर्गत आती हैं। The most common errors, the human error in the measurement fall under this category of error in measurement. For example, the person taking the reading from the meter of the instrument, he may read 23 as 28. मतलब जैसे किसी भी मीटर से हम रीडिंग ले रहे हैं, तो 23 की को उसने, ह्यूमन बीइंग ने 23 की जगह 28 पढ़ लिया, तो वो मिस्टेक इंट्रोड्यूस हो गई सिस्टम में। तो ये ह्यूमन बीइंग की केयरलेसनेस के कारण इंट्रोड्यूस हुई है। तो इन एरर को हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग टू सुटेबल मेजर्स एंड दे आर रिटन बिलो। Proper care should be taken in reading, recording the data. Also, the calculation of error should be done accurately. मतलब ग्रॉस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए दो मेन मेथड हम काम में लेंगे। पहला ये कि रीडिंग और या रिकॉर्डिंग करते समय बिल्कुल केयर रखनी चाहिए कि हम रीडिंग सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और एरर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली करनी चाहिए, ताकि उस सिस्टम की में कितनी एरर इंट्रोड्यूस हुई है वो हमें पता चल सके। नेक्स्ट जो मेथड है एरर को रिड्यूस करने का, वो ये है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटर्स। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटर्स वी कैन रिड्यूस द ग्रॉस एरर। इफ ईच एक्सपेरिमेंटर टेक डिफरेंट रीडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ मोर रीडिंग्स वी कैन रिड्यूस द ग्रॉस एरर। मतलब एक से ज़्यादा जने अगर किसी रीडिंग को नोट करेंगे, फिर वो डिफरेंट रीडिंग लेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे, और अगर हम उन रीडिंग्स का एवरेज लेंगे तो हम ग्रॉस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन मेथड के द्वारा हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड जो एरर है वो है सिस्टमैटिक एरर। इट अकर्स ड्यू टू परमानेंट चेंज इन द सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर एवरी टाइम द रीडिंग इज टेकन द एरर अकर्स। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट चेंज आ गया उसकी सेटिंग में। सपोज करें कि इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ से गिर गया और उसकी जो निडल है वो थोड़ी सी मुड़ गई, तो जब भी हम रीडिंग लेंगे वो एरर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी, यानी वो परमानेंट चेंज आ गया उस इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग में। तो इस तरह की एरर कहलाती है सिस्टमैटिक एरर। जब भी हम रीडिंग लेंगे ये एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ये सिस्टमैटिक एरर्स जो होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। इसमें जो फर्स्ट एरर है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स अकर्स ड्यू टू एजिंग, worn out gears, irregular spring tension due to overloading and improper handling। तो पहली जो सिस्टमेटिक एरर है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। मतलब इंस्ट्रूमेंट में जो एरर इंट्रोड्यूस हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अपने हाथ से इंस्ट्रूमेंट गिर गया और उसकी निडल टेढ़ी हो गई है, तो वो चीज़ कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर के कई कारण हो सकते हैं। एजिंग मतलब बहुत लंबे समय से अपन उसको यूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें गियर्स हैं वो वर्न आउट हो गए हैं, वो ख़राब हो गए हैं, घिस गए हैं। इरेगुलर स्प्रिंग का टेंशन है उनमें, या बहुत ओवरलोडिंग यानी ओवर वोल्टेज आने से ही उसकी निडल ख़राब हो गई हो, मुड़ गई हो या टेढ़ी हो गई हो, या उस इंस्ट्रूमेंट की हम हैंडलिंग सही नहीं कर रहे हों। तो इन सब कारणों से जो एरर होती है वो कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमैटिक एरर का एक पार्ट होती है, टाइप होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। दीज टाइप ऑफ एरर कैन बी मिनिमाइज by selecting the proper instrument for specific application, applying correction factor after determining the amount of instrumental error, and calibrating the instrument against a standard। यानी इन एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम एक तो बिल्कुल सही इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, जो हमने देखा था कि गियर वॉर्न आउट हो गए हैं, स्प्रिंग टेंशन सही नहीं है,
या इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट कोई डैमेज आ गया है, तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट ना लेके रीडिंग किसी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से लेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसमें एरर भी इंट्रोड्यूस होती है तो उस एरर के लिए करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे कि हम जानते हैं कि इतनी एरर इंट्रोड्यूस हुई है तो उसको या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे ताकि करेक्ट रीडिंग आए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड से कैलिब्रेशन प्रॉपर करेंगे, अगर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है तो उसमें एरर कम होगी। These errors arise due to faulty construction and calibration of the measuring instrument. इन एरर का कारण ही यही होता है कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट जब बना है तब भी उसका कंस्ट्रक्शन अगर फॉल्टी है या उसका कैलिब्रेशन सही तरीके से नहीं किया गया है तो भी ये एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो हमें इसका कैलिब्रेशन करते समय ध्यान रखना चाहिए ताकि इंस्ट्रूमेंटल एरर मिनिमम हो। Such errors arises due to the hysteresis of the equipment or due to friction. Lots of the time the equipment being used is faulty due to misuse or neglect which changes the reading of the equipment. The zero error is a very common type of error. This error is common in device like vernier calipers and screw gauge. अब यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो हिस्टेरिसिस के कारण हो सकती है, फ्रिक्शन के कारण हो सकती है। अब हम क्या है इंस्ट्रूमेंट को बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका मिसयूज़ कर रहे हैं या बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो ये एरर उनमें इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो इन एरर को हम कई बार क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, इससे हमारी रीडिंग एकदम सही नहीं आती है। तो इसका एक उदाहरण है जैसे जीरो एरर होती है। हमने मल्टीमीटर जब हम यूज़ करते हैं तो मल्टीमीटर में एक जीरो करेक्शन का बटन होता है। अगर हम उससे जीरो एरर से मीनिंग ये है कि अगर हमारा इनपुट जीरो है तो हमारी जो रीडिंग है वो भी ज़ीरो आनी चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इनपुट अगर ज़ीरो है तो भी हमारी रीडिंग थोड़ी सी डिफ्लेक्टेड होती है। अब अगर आप उससे कोई भी वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस मेज़र करते हो तो वो एरर इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है। जितना वो जीरो से हटा हुआ होता है मार्क उतनी एरर उसमें आ जाती है। ये एरर बहुत कॉमन होती है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए जैसे मल्टीमीटर में तो प्रोविज़न होता है, उस स्विच को अगर अपन घुमाते हैं तो जब इनपुट जीरो है तो हम स्विच से हमारी नीडल को ज़ीरो पे लाना चाहते हैं, फिर अगर हम रीडिंग लेंगे तो उसमें ये एरर इंट्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन ये एरर वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में बहुत कॉमन होती है। तो ये सब कारण है उसके, हिस्टेरिसिस, फ्रिक्शन, ओवरहीटिंग, इन सब कारण से इंस्ट्रूमेंटल एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। दिस एरर इज कॉमन इन डिवाइस। वर्नियर कैलिपर में हमने देखा है, स्क्रू गेज में ये एरर होती है। समटाइम्स द रीडिंग ऑफ द स्केल आर वॉर्न ऑफ। कई बार स्केल की जो रीडिंग है वो वॉर्न ऑफ हो जाती है एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू बैड रीडिंग। मतलब आपको कई बार स्केल धुंधली हो जाती है, कई बार उसके लेटर्स, उस पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सही नहीं दिखते, तो रीडिंग उस समय भी सही नहीं आती। तो ये सब इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण है। हमने देखा है कि हमारी सबसे पहले वाली एरर थी ग्रॉस एरर, सेकंड थी सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर के भी तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें अपन ने पहली एरर देखी इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट है हमारी इन्वायरमेंटल एरर। Environmental errors. This type of error arise in the measurement due to the effect of the external conditions on the measurement. ये errors जो हैं ये external condition के कारण measurement के समय introduce हो जाती है। The external condition include temperature, pressure and humidity and can also include an external magnetic field. अब कौन कौन सी एक्सटर्नल कंडीशंस होती है जिसके कारण हमारी रीडिंग प्रभावित होती है, तो वो है, पहला है टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। इसके अलावा अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी हमारी रीडिंग को प्रभावित करती है। तो इन सब कारणों से इन्वायरमेंटल एरर किसी भी सिस्टम में, किसी भी मेजरमेंट सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाती है। इन्वायरमेंटल एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दीज एरर मे बी रिड्यूस्ड बाय सेलेक्टिंग द पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच डू नॉट गेट इफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल कंडीशन इन विच इट इज़ यूज्ड। मतलब हम इंस्ट्रूमेंट के पार्ट ऐसे बनाएं जो कि इन्वायरमेंट से प्रभावित नहीं होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का जिन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा द इंस्ट्रूमेंट शुड बी वेल शील्डेड अगेंस्ट द मैग्नेटिक एंड स्ट्रे पिकअप। मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रे जो फील्ड है, अनडिजायर्ड जो फील्ड है, उनसे प्रभावित ना हो, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरह से शील्ड करना चाहिए। द चैसिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी वेल ग्राउंडेड टू सप्रेस एनी डिस्टर्बेंस। मतलब इसकी जो चैसिस होती है
उसको अपन क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो चेसिस है उसको ग्राउंड किया जाता है ताकि कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रे फील्ड उसको प्रभावित ना करे। तो इन सब के द्वारा अपन एनवायरमेंटल एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर का थर्ड टाइप है ऑब्जर्वेशनल एरर्स। अब नाम से क्लियर है, ऑब्जर्वेशन मतलब जब हम रीडिंग लेते हैं उस समय जो एरर इंट्रोड्यूस होती है वो कहलाती है ऑब्जर्वेशनल एरर्स। Observational errors occurs even if the instrument is accurate and free from any environmental effect। मतलब हमने जो पहले एरर्स देखी थी वो थी इंस्ट्रूमेंट एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इन्वायरमेंटल एरर। तो अगर ये दोनों सही है, ये दोनों एरर नहीं है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, मतलब उस वो इंस्ट्रूमेंट भी सही है और उसमें इन्वायरमेंट के कारण कोई एरर नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि कई बार रीडिंग सही नहीं आती है, एरर आ जाती है, तो वो होती है ऑब्जर्वेशनल एरर्स। इसका क्या कारण है, पुअर ऑपरेशनल टेक्निक। बिकॉज ऑफ पुअर ऑपरेशनल टेक्निक मतलब हम पुराने तरीके यूज़ कर रहे हैं, अप्लाइड इम्प्रॉपर जीरो एडजस्टमेंट, जीरो एडजस्टमेंट ढंग से नहीं कर रहे हैं स्केल रीडिंग में। इसके अलावा पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर मतलब रीडिंग हमेशा सामने से लेनी चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, अगर हम साइड से लेते हैं तो उस रीडिंग को हम पढ़ने में एरर आ जाती है, उसमें एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा रॉन्ग माउंटिंग, यानी इंस्ट्रूमेंट अपन ने सही तरीके से नहीं रखा है और कई बार उसका कैलिब्रेशंस भी सही नहीं होता, तो इन सब कारणों से ऑब्जर्वेशनल एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका अपन ने कारण देखा, इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर ऑपरेशनल टेक्निक, applied improper zero adjustment in correct scale reading, parallax error, wrong mounting and calibration are some of the reasons which account for observational errors। तो ये observational error के कारण होते हैं। Observational errors are the errors that arises due to an lack of proper setting of the apparatus or an individual's carelessness in taking observation। मतलब हमने देखा कि ऑब्जर्वेशनल एरर के कारण क्या है, एक तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग नहीं करी है और जो पर्सन रीडिंग ले रहा है उसने बिल्कुल ढंग से रीडिंग नहीं ली है, मतलब उसने अपनी केयरलेसनेस के कारण जो रीडिंग ली है, इस कारण से उसमें रीडिंग में क्या आ जाती है, मिस्टेक आ जाती है। नेक्स्ट है द मेजरमेंट एरर्स ऑल्सो इंक्लूड रॉन्ग रीडिंग्स ड्यू टू पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर मैंने आपको बताया कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जब रीडिंग लें तो एकदम फ्रंट से रीडिंग लेनी चाहिए, अगर हम साइड से रीडिंग लेते हैं तो उस रीडिंग में एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है, ये एरर कहलाती है पैरेलैक्स एरर। मतलब हमने जो रीडिंग ली है, जो देखा है रीडिंग को लेने में, वो अगर गलत तरीके से देख लिया, गलत तरीके से रीडिंग ले ली, तो वो जो एरर इंट्रोड्यूस होती है वो कहलाती है पैरेलैक्स एरर। तो ये कारण थे ऑब्जर्वेशनल एरर के। थर्ड एरर का टाइप है रैंडम एरर। नाम से क्लियर है, रैंडम एरर। रैंडम मतलब कहाँ से आती है, अचानक कैसे इंट्रोड्यूस हो जाती है, इनका हमें कोई आइडिया नहीं होता है इन एरर्स का। तो रैंडम एरर्स जो होती हैं, द रैंडम एरर्स आर दोज एरर विच अकर इरेगुलरली हैंस आर रैंडम। वो इरेगुलरली मतलब रेगुलर वे में नहीं इंट्रोड्यूस होती हैं, इरेगुलरली आ जाती है, अचानक से कहीं से आ जाती हैं, वो एरर कहलाती है रैंडम एरर्स। दीज कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ये रैंडम जो एरर्स हैं ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, हमें नहीं पता चलता है कि कहाँ से आ रही है और क्या चेंजेस होंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट की कंडीशन में जो अचानक से जो प्रॉब्लम आ गई है, अचानक से जो एरर आ गई है, उन्हें रैंडम एरर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में अचानक से चेंजेस आ गए, वोल्टेज सप्लाई में चेंजेस आ गए, मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, मतलब एक्सपेरिमेंट सेटअप के अंदर वाइब्रेशंस इंट्रोड्यूस हो गए, तो इन सब कारणों से जो एरर आती है वो कहलाती है रैंडम एरर्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेम पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन, इट इज़ वेरी लाइकली दैट द ही मे गेट डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। मतलब अगर कोई पर्सन रीडिंग ले रहा है तो हो सकता है कि जब भी वो रीडिंग ले, दो तीन बार वो रीडिंग को रिपीट कर रहा है तो हर बार रीडिंग अलग अलग आए, इट मे बी पॉसिबल। तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करें, द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर इज मिनिमाइज by measuring the given quantity many times under the same conditions and calculating the arithmetic mean of the value obtained। मतलब सेम कंडीशन में रीडिंग को बार बार लिया जाए और उन रीडिंग्स का अपन अर्थमेटिक मीन ले लें तो हमारी एरर कम हो सकती है, रैंडम एरर। तो इस तरीके से रैंडम एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का,
वो है रिपीटेबिलिटी। जैसे नाम से क्लियर है, रिपीटेबिलिटी मतलब बार बार अगर हम सेम रीडिंग को लें तो कितनी उसी चीज़ को रिपीट कर रही है, वो रीडिंग कितनी बार रिपीट हो रही है, वो चीज़ कहलाती है रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएशन ऑफ स्केल रीडिंग एंड इज रैंडम इन नेचर। मतलब ये बताता है कि हमारी जो स्केल है कि रीडिंग है वो कितनी वेरी कर रही है। एक ही क्वांटिटी को आप बार बार नाप रहे हो और उसमें बार बार नापने में कितना डिफरेंस आ रहा है रीडिंग में, यानी स्केल रीडिंग में वेरिएशन कितना आ रहा है, वो रिपीटेबिलिटी कहलाती है। और ये रैंडम होती है, ये किसी मतलब रैंडम इन नेचर, रिपीट होगी या नहीं होगी सेम वैल्यू बार बार, ये रैंडम होती है। हम इसको डिसाइड नहीं करते कि रिपीट सेम आनी चाहिए या सेम नहीं आ रही, तो इसमें वेरिएशन आ सकते हैं। Repeatability is a measure of closeness with which a given input may be measured over and over again. तो रिपीटेबिलिटी ये बताता है कि हम कोई भी इनपुट को जब मेजर कर रहे हैं बार बार, तो वो कितना क्लोज आ रही है वो रीडिंग, मतलब वो रीडिंग वैसे तो सेम ही आनी चाहिए क्योंकि सेम क्वांटिटी को आप बार बार नाप रहे हो तो रीडिंग सेम आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो रिपीटेबिलिटी ये मेजर करता है कि वो कितनी क्लोजनेस से उस वैल्यू को रिपीट कर रहा है जो हमने पहले मेजर की है। अब रिपीटेबिलिटी से सिमिलर एक टर्म लगती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है बेसिक, तो वो मैं आपको बताती हूँ। रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ स्केल रीडिंग ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी से मतलब है कि किसी दिए हुए समय में मतलब हम किसी भी दिए हुए समय में हमारी जो स्केल रीडिंग आ रही है वो कहलाती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कि मतलब इस समय में ये रीडिंग क्या क्या आ रही है स्केल रीडिंग। ऑन द अदर हैंड रिपीटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएशन ऑफ स्केल रीडिंग एंड इज रैंडम इन नेचर। जबकि रिपीटेबिलिटी ये होता है कि हमारी स्केल रीडिंग में कितना वेरिएशन आ रहा है, हम उसको बार बार अगर उस क्वांटिटी को मेजर करें तो क्या वेरिएशन आ रहे हैं, और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रैंडम होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी में। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल और रिस्पॉन्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल और क्वांटिटी बीइंग मेजर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सेंसिटिविटी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट को अपन क्या कह सकते हैं, किसी भी सिग्नल का आउटपुट कह सकते हैं, या तो उसका रिस्पॉन्स भी कहा जा सकता है, या तो हम आउटपुट सिग्नल बोलें या रिस्पॉन्स बोलें। तो आउटपुट सिग्नल या रिस्पॉन्स अपॉन इनपुट सिग्नल या क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। इनपुट सिग्नल क्या है, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, और जो इस क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसके लिए आउटपुट क्या मिल रहा है हमारा, तो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो कहलाता है सेंसिटिविटी। तो हम स्टैटिक सेंसिटिविटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। द सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट दैट अकर्स व्हेन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड चेंज बाय ए गिवन अमाउंट। मतलब हमारी जब इनपुट क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर अमाउंट से चेंज होती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, इनका रेशो सेंसिटिविटी कहलाता है। तो सेंसिटिविटी ये मेजर करता है कि दिए हुए इनपुट के लिए आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब जो वैल्यू की आप उम्मीद रखते हो कि किसी भी रीडिंग की ये वैल्यू, कोई भी रीडिंग ये आनी चाहिए, कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसकी रीडिंग ये आनी चाहिए, वो उसकी कहलाती है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि अपन ने कैलकुलेशन से एक्सपेक्ट किया है कि वो उसका मान इतना आना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन होती है द डिज़ाइन वैल्यू that is the most probable value that calculation indicate one should expect to measure is known as expected value। यानी कोई भी व्यक्ति जो वैल्यू एक्सपेक्ट करता है कि इस क्वांटिटी की ये वैल्यू आनी चाहिए, वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाती है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पार्ट 1 में मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कवर की थी और रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पार्ट 2 में कवर करी है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए आप लोग दोनों ही पार्ट्स को देखिए, उससे आपको किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी डेफिनेशन के बारे में पता चलेगा। थैंक यू।